हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। हमने आपको हमारे पिछले कितने वीडियो से बताया है कि सेंटर ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के केस में अपना प्रीलिमिनरी एफिडेविट फाइल करते हुए लीगल वर्ल्ड को हिला दिया है। हालांकि पिटिशनर्स जो इस एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं भी शांत नहीं बैठे और इस रिप्लाई में भी कमियां खामियां निकाल रहे हैं। तो क्या है सेंटर का 1332 पेज का रिप्लाई और आखिर कैसे इस रिप्लाई को काउंटर किया जा रहा है, चलिए सब कुछ एक एक करके देखते हैं। अब सेंटर ने अपने रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली कहा था कि वे इस एक्ट के खिलाफ किसी भी स्टे, अब वो पार्शियल हो या कंप्लीट, को चैलेंज करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सेंटर ने अपने रिप्लाई में साफ कहा था कि ऐसे केसेस में एक सेटल्ड पोजीशन है दैट कोर्ट्स डू नॉट हैव अथॉरिटी टू स्टे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पार्लियामेंट से कोई भी लॉ बनकर आता है तो उसे प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मिलती है, पर ऐसे एक्ट के खिलाफ एन इंटरिम स्टे इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर्स। हालांकि इस केस में पिटिशनर कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद की ओर से मौजूद होते हुए एडवोकेट अनास तनवीर ने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। सेंटर ने आज एक बहुत डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है, 1000 पेज से ज़्यादा का है। हमने उसे प्राइमा फेसाई तौर पे देखा है और हमारा ये कहना है कि वही बातें जो पहले कही गई थी वो रिपीट हुई हैं। बहुत डिटेल में नहीं है, बहुत ये रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा हैं। पहला पॉइंट जो वो कहते हैं कि जो कोई भी स्टैच्यूट है उसका एक प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होता है। वो सही कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट किसी भी स्टैच्यूट को पास करता है, किसी भी लेजिस्लेशन को पास करता है, तो उसका माना जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन ये ऐसा फाइनल प्रिजम्पशन नहीं है। कोर्ट ने पहले भी फार्म लॉज में और बाकी केसेस में स्टे किया है, किसी भी लेजिस्लेशन को मराठा रिजर्वेशन में किया है, फार्म लॉज पे किया है और आगे भी हमने एक प्राइमा फेसाई केस प्रूव कर दिया है, तभी हमारे पास एक इंटरिम रिलीफ है अभी। तो हमारा मानना है कि हम आगे भी और इंटरिम रिलीफ कोर्ट से हमको मिल जानी चाहिए। ये तो बात हुई लॉ को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मानने की, जिसके बाद हम आते हैं सेंटर के रिप्लाई के एक मेन और शॉकिंग एस्पेक्ट पे। रिप्लाई में स्टेट किया गया है कि साल 2013 के बाद से वक्फ लैंड में 116% का शॉकिंग इंक्रीज हुआ है। हालांकि इस क्लेम को भी काउंटर करते हुए एडवोकेट तनवीर ने कहा कि साल 2013 के बाद से प्रॉपर्टीज को कंपल्सरीली रजिस्टर करने के प्रोविजंस आए थे, जिसकी वजह से ही ये नंबर हाई है। दूसरा ये कहते हैं कि जो वक्फ लैंड में डेटा आया है उसमें 116% का इंक्रीज है। 116% का इंक्रीज का जो डेटा है वो वामसी से आता है। वामसी एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसपे वक्फ के लैंड को रजिस्टर किया जाता है, वक्फ एंडाउमेंट्स को रजिस्टर किया जाता है। जो 116% इंक्रीज है ये कंप्लायंस है। इसका कोई कोरिलेशन लैंड ग्रैबिंग का जो एलिगेशन है उससे इसका कोई कोरिलेशन ही नहीं है। ये तो लोगों ने खुद ही रजिस्टर किया है जाके कि हाँ हमने पहले मान लिया रजिस्टर नहीं किया था तो हमने आगे रजिस्टर कर दिया, हमने कंप्लायंस किया है लॉ का। अब उस लॉ के कंप्लायंस को लोगों के अगेंस्ट ही यूज़ करना अनफेयर है। फिर ये कहते हैं कि जो पहले के कानून थे, जैसे वक्फ मुसलमान एक्ट था 1923 का या वक्फ एक्ट 1954, वक्फ एक्ट 1995, इन सब में और 2013 इन सब में रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ था, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन वो उनमें जो था वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ये नहीं था जो अब है कि वक्फ ही एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो अब जो है वो ड्रैकोनियन हो जाता है। अगर कोई वक्फ रजिस्टर नहीं किया है और या पहले से नहीं हुआ है तो वो वक्फ ख़त्म हो जाएगा। तो वो अपने आप में ड्रैकोनियन है, ये पहले के किसी पे उसमें नहीं था। प्लस जिन चीज़ों पे जितना रेगुलेशन और वो आप मुस्लिम इंडाउमेंट पे, चैरिटेबल इंडाउमेंट यानी वक्फ पे लगा रहे हैं, वो किसी और रिलीजन के चैरिटेबल इंडाउमेंट पे नहीं है और ये सीधा 14 का वायलेशन है। ये तो बात हो गई एडवोकेट तनवीर की, वो इज रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस एमपी जावेद। और वहीं एडवोकेट प्रदीप यादव की बात भी सुन लेते हैं, वो इज रिप्रेजेंटिंग तैयब अहमद सुलेमानी एंड अंजुम कादरी अगेंस्ट दिस एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जो वक्त में सेंटर ने एफिडेविट फाइल किया है, कुल मिलाकर के सेंटर ने जो एक वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया है उसी को अपना जस्टिफाई करने के लिए एफिडेविट फाइल किया है। हमने जहां तक पढ़ा है एफिडेविट में इस बात का है कि वक्फ बाय यूजर और को जो है हम कैसे कंसीडर करें, जो कि 100 साल पुराने। तो क्वेश्चन ये है कि 1947 के बाद 1947 में एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट आया, इसके आधार पर जितनी भी 100 साल पुरानी मज़ार हैं, दरगाह हैं, उनको आप कैसे कह सकते हो कि केवल वक्फ बाय यूजर से आप नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले दूसरे दिन सुनवाई कर रही थी तो इसी बात पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस और कंपनियन जजेस ने इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन खुद भी सॉलिसिटर जनरल साहब से पूछा था कि जामा मस्जिद का रिकॉर्ड कहाँ से ढूंढा जाएगा, या अजमेर में जो जयपुर में अजमेर में दरगाह है उसका रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, चूँकि ये सब रजिस्टर्ड तो है नहीं। तो यह एक ऐतिहासिक प्लेस है, इसलिए मैं इसका उसी तरह से विरोध कर रहा हूँ जैसे एक्ट का कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ इट आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या सेंटर का रिप्लाई काउंटर प्रूफ है या उसमें भी कुछ बड़े लूप होल्स मिल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।